प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शक्ति का अर्थ बताएं। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति को कई अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया गया है। आधुनिक प्रवचन आमतौर पर राज्य शक्ति के संदर्भ में बोलते हैं, जो आर्थिक और सैन्य शक्ति दोनों को दर्शाता है। वे राज्य जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के भीतर महत्वपूर्ण मात्रा में शक्ति है, उन्हें छोटी शक्तियां, मध्य शक्तियां, क्षेत्रीय शक्तियां, महान शक्तियां, महाशक्तियां या आधिपत्य कहा जाता है। हालांकि एक शक्तिशाली राज्य को परिभाषित करने के लिए आमतौर पर कोई स्वीकृत मानक नहीं है। नेटो, क्विंट, G7, ब्रिक्स राष्ट्र और G20 शिक्षाविदों द्वारा सरकारों के रूपों के रूप में देखा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के भीतर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बिजली अधिग्रहण में राज्यों के अलावा अन्य संस्थाएं भी प्रासंगिक हो सकती है। ऐसी संस्थाओं में बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नाटो जैसे सैन्य गठबंधन संगठन, वॉलमार्ट जैसे बहुराष्ट्रीय निगम, गैर सरकारी संगठन जैसे रोमन कैथोलिक चर्च या अन्य संस्थान जैसे हैंसियाटिक लीग और फेसबुक और गूगल जैसी प्रौद्योगिकी कंपनियां शामिल हो सकती है। राजनीतिक शक्ति की अवधारणा। राजनीतिक वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों राजनयिकों के चिकित्सकों ने राजनीतिक शक्ति की निम्नलिखित अवधारणाओं का उपयोग किया है। राज्यों या नेताओं के लक्ष्य के रूप में सत्ता, परिणामों, घटनाओं, अभिनेताओं और मुद्दों पर प्रभाव या नियंत्रण के उपाय के रूप में शक्ति, संघर्ष में विजय और सुरक्षा की प्राप्ति के रूप में शक्ति, संसाधनों और क्षमताओं पर नियंत्रण के रूप में शक्ति, स्थिति के रूप में शक्ति, जो कुछ राज्यों या अभिनेताओं के पास होती है और अन्य के पास नहीं होती है। एक लक्ष्य के रूप में शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक लक्ष्य के रूप में शक्ति का प्राथमिक उपयोग राजनीतिक सिद्धांतकारों से संबंधित है, जैसे निकोलो मैकियावेली और हंस मोरगथौ। विशेष रूप से शास्त्रीय यथार्थवादी विचारकों के बीच शक्ति मानव जाति और राज्यों का एक अंतर्निहित लक्ष्य है। आर्थिक विकास, सैन्य विकास, सांस्कृतिक प्रसार आदि सभी को अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के अंतिम लक्ष्य की दिशा में काम करने वाला माना जा सकता है। जर्मन सैन्य विचारक कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ को पूरे महाद्वीप में यूरोपीय विकास का सर्वोत्कृष्ट प्रक्षेपण माना जाता है। अधिक आधुनिक समय में क्लॉस मोजर ने प्रलय के बाद यूरोप में शक्ति के वितरण के केंद्र और इसके प्रतिरूप के रूप में सार्वभौमिक सीखने की शक्ति को स्पष्ट किया है। जीन मोनेट एक फ्रांसीसी वामपंथी सामाजिक सिद्धांतकार थे, जो व्यापक यूरोकम्युनिज्म को उत्तेजित करते थे, जिन्होंने आधुनिक यूरोपीय समुदाय के निर्माता, राजनयिक और राजनेता रॉबर्ट शुमान का अनुसरण किया। प्रभाव के रूप में शक्ति। नाटो का वैश्विक सैन्य खर्च का 70% से अधिक हिस्सा है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वैश्विक सैन्य खर्च का 43% हिस्सा है। राजनीतिक वैज्ञानिक मुख्य रूप से शक्ति का उपयोग एक अभिनेता की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के भीतर अन्य अभिनेताओं पर प्रभाव डालने की क्षमता के संदर्भ में करते हैं। यह प्रभाव जबरदस्ती, आकर्षक, सहयोगी या प्रतिस्पर्धी हो सकता है। प्रभाव के तंत्र में बल का खतरा या उपयोग, आर्थिक संपर्क या दबाव, कूटनीति और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल हो सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में राज्य प्रभाव क्षेत्र या एक ब्लॉक का आयोजन कर सकते हैं जिसके भीतर वे प्रमुख प्रभाव का प्रयोग करते हैं। ऐतिहासिक उदाहरणों में यूरोप के संगीत समारोह के तहत मान्यता प्राप्त प्रभाव क्षेत्र या याल्टा सम्मेलन के बाद शीत युद्ध के दौरान क्षेत्रों की मान्यता शामिल है। पूर्वी ब्लॉक, पश्चिमी ब्लॉक और गुट निरपेक्ष आंदोलन ब्लॉक शीत युद्ध प्रतियोगिता से हुए थे। नाटो और वार्सो संधि जैसे सैन्य गठबंधन एक और मंच है जिसके माध्यम से प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। हालांकि यथार्थवादी सिद्धांत ने सार्थक राजनयिक संबंधों के विकास से शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जो इस क्षेत्र के भीतर एक आधिपत्य पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश विदेश नीति फ्रांस की हार के बाद वियना की कांग्रेस के माध्यम से यूरोप पर हावी रही। उन्होंने रूस और जर्मनी को तुर्की पर हमला करने से खुश करने के लिए 1878 में बर्लिन की कांग्रेस के साथ संतुलन बनाने का कार्य जारी रखा। ब्रिटेन ने यूरोपीय महाद्वीप पर आक्रमणकारियों का पक्ष लिया है, यानी जर्मन साम्राज्य, नाजी जर्मनी, नेपोलियन फ्रांस या ऑस्ट्रियाई साम्राज्य,
जिसे महान युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियों के रूप में जाना जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों के रूप में जाना जाता है। सुरक्षा के रूप में शक्ति। उन राज्यों या अभिनेताओं का वर्णन करते समय भी शक्ति का उपयोग किया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अपने राज्य के लिए सैन्य जीत या सुरक्षा हासिल की है। यह सामान्य प्रयोग इतिहासकारों या लोकप्रिय लेखकों के लेखन में सबसे अधिक पाया जाता है। क्षमता के रूप में शक्ति। अमेरिकी लेखक चार्ल्स डब्ल्यू फ्रीमैन जूनियर ने शक्ति को निम्नलिखित के रूप में वर्णित किया। शक्ति दूसरों के निर्णयों और कार्यों को निर्देशित करने की क्षमता है। शक्ति और इच्छा शक्ति से प्राप्त होती है। ताकत संसाधनों के क्षमताओं में परिवर्तन से आती है। संकल्प के साथ उद्देश्यों का संचार करेगा। रणनीति मार्शल क्षमताओं और उन्हें सटीकता के साथ सहन करने के लिए लाता है। सत्ता के द्रव्यमान, प्रासंगिकता, प्रभाव और अप्रतिरोध्यता को बढ़ाने की रणनीति के माध्यम से स्टेटक्राफ्ट की तलाश है। यह उन तरीकों का मार्गदर्शन करता है जो राज्य विदेशों में अपनी शक्ति को तैनात और लागू करता है। ये तरीके युद्ध, जासूसी और कूटनीति की कलाओं को अपनाते हैं। इन तीनों कलाओं के अभ्यासी राज्य कला के शिल्पी है। किसी राज्य के संसाधनों और क्षमताओं का वर्णन करने के लिए भी शक्ति का उपयोग किया जाता है। यह परिभाषा मात्रात्मक है और अक्सर भू राजनीतिज्ञों और सेना द्वारा उपयोग की जाने वाली संदिग्ध चर्चा होती है। क्षमताओं को मूर्त रूप में माना जाता है, वे मापने योग्य, वजन करने योग्य, मात्रात्मक संपत्ति है। इस तरह के माप के लिए एक अच्छा उदाहरण समग्र शक्ति पर समग्र संकेतक है, जिसमें 54 संकेतक शामिल है और 1992 से 2012 तक एशिया प्रशांत में 44 राज्यों की क्षमताओं को शामिल करते हैं। हार्ड पावर को एक क्षमता के रूप में माना जा सकता है और इन्हें अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लागू किया जाता है। चीनी रणनीतिकारों के पास राष्ट्रीय शक्ति की ऐसी अवधारणा है जिसे व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में ज्ञात सूचकांक का उपयोग करके मात्रात्मक रूप से मापा जा सकता है। स्थिति के रूप में शक्ति। परिभाषाएं। अकादमिक और लोकप्रिय लेखन में बहुत प्रयास यह तय करने के लिए समर्पित है कि किन देशों को शक्ति का दर्जा प्राप्त है और इसे कैसे मापा जा सकता है। यदि किसी देश के पास सैन्य, राजनयिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में शक्ति प्रभाव के रूप में है, तो उसे शक्ति स्थिति के रूप में कहा जा सकता है। सत्ता की कई श्रेणियां हैं और किसी राज्य को एक श्रेणी या किसी अन्य में शामिल करना कठिनाई और विवाद से भरा होता है। अपने प्रसिद्ध 1987 के काम द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स में ब्रिटिश अमेरिकी इतिहासकार पॉल कैनेडी ने 1500 से 2000 ईस्वी तक विभिन्न शक्तियों की सापेक्ष स्थिति को चार्ट किया। उन्होंने महान शक्ति की सैद्धांतिक परिभाषा के साथ पुस्तक की शुरुआत नहीं की, हालांकि वह उन्हें कई अलग अलग युगों के लिए अलग अलग सूचीबद्ध करता है। इसके अलावा वह विभिन्न युगों के लिए महान शक्ति की विभिन्न कार्य परिभाषाओं का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, फ्रांस एक से एक संघर्ष में जर्मनी का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। यदि एक महान शक्ति का निशान देश है जो किसी अन्य को लेने के लिए तैयार है, तो फ्रांस ऑस्ट्रिया हंगरी की तरह फिसल गया था। लेकिन 1914 में युद्ध के लिए तैयार एक राष्ट्र के लिए यह परिभाषा बहुत सारगर्भित लग रही थी, सैन्य रूप से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, धनी और सबसे बढ़कर शक्तिशाली सहयोगियों से संपन्न। शक्ति की श्रेणियां। आधुनिक भू राजनीतिक परिदृश्य में विभिन्न प्रकार की शक्तियों का वर्णन करने के लिए कई शब्दों का उपयोग किया जाता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। महाशक्ति। सन 1944 में विलियम टी.आर. फॉक्स ने महाशक्ति को महान शक्ति और शक्ति की महान गतिशीलता के रूप में परिभाषित किया और 3 राज्यों ब्रिटिश साम्राज्य, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य की पहचान की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन और फिर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बना हुआ है। चीन को अब कई विद्वानों द्वारा एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति माना जाता है। महान शक्ति। ऐतिहासिक उल्लेखों में महान शक्ति शब्द उन राज्यों को संदर्भित करता है जिनका उनके आसपास और दुनिया भर के देशों पर मजबूत राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव है। मध्य शक्ति।
प्रभावशाली द्वितीय श्रेणी के राज्यों का एक व्यक्तिपरक विवरण जिसे महान या छोटी शक्तियों के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। एक मध्यम शक्ति के पास दूसरों की मदद की आवश्यकता के बिना, विशेषकर सुरक्षा के क्षेत्र में अपने दम पर खड़े होने के लिए पर्याप्त ताकत और अधिकार होता है और वह क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में राजनयिक नेतृत्व करता है। स्पष्ट रूप से सभी मध्य शक्तियां समान स्थिति की नहीं है। कुछ G20 जैसे मंचों के सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छोटी शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अधिकांशतः छोटी शक्तियां द्वारा निर्मित है। वे अन्य शक्तियों के उपकरण हैं और कभी कभी हावी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अन्य श्रेणियां। क्षेत्रीय शक्ति। इस शब्द का प्रयोग एक ऐसे राष्ट्र का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो एक क्षेत्र के भीतर प्रभाव और शक्ति का प्रयोग करता है। एक क्षेत्रीय शक्ति होने के नाते किसी भी अन्य श्रेणी की शक्ति के साथ परस्पर अनन्य नहीं है। उनमें से अधिकांश मामूली या माध्यमिक क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में रणनीतिक प्रभाव डालते हैं। एक प्राथमिक क्षेत्रीय शक्ति जैसे ऑस्ट्रेलिया की अक्सर अपने क्षेत्र के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सांस्कृतिक महाशक्ति एक ऐसे देश को संदर्भित करता है जिसकी संस्कृति, कला या मनोरंजन दुनिया भर में अपील करता है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता या दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर बड़ा प्रभाव डालता है। चीन जैसे देश, भारत, इटली, जापान, स्पेन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका अक्सर सांस्कृतिक महाशक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है, हालांकि यह कभी कभी पर एक ऐसी मानदंडों को पूरा करती है जो विवादित है। राष्ट्रीय शक्ति के पारंपरिक रूपों के विपरीत, सांस्कृतिक महाशक्ति शब्द एक राष्ट्र की सॉफ्ट पावर क्षमताओं के संदर्भ में है। ऊर्जा महाशक्ति एक ऐसे देश का वर्णन करता है जो बड़ी मात्रा में अन्य राज्यों को ऊर्जा संसाधनों, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, यूरेनियम आदि की आपूर्ति करता है और इसलिए राजनीतिक या आर्थिक शक्ति हासिल करने के लिए विश्व बाजारों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सऊदी अरब और रूस को आमतौर पर दुनिया की वर्तमान ऊर्जा महाशक्तियों के रूप में स्वीकार किया जाता है, कुछ देशों को वैश्विक स्तर पर प्रभाव या यहां तक सीधे कीमतों को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता को देखते हुए। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों के कारण संभावित ऊर्जा महाशक्तियां हैं। हार्ड, सॉफ्ट और स्मार्ट पावर कुछ राजनीतिक वैज्ञानिक दो प्रकार की शक्ति के बीच अंतर करते हैं, कठोर और नर्म। पूर्व जबरदस्ती है, उदाहरण सैन्य आक्रमण, जबकि बाद वाला आकर्षक है, उदाहरण प्रसारण मीडिया या सांस्कृतिक आक्रमण। कठोर शक्ति का तात्पर्य जबरदस्ती की रणनीति से है। सशस्त्र बलों की धमकी या उपयोग, आर्थिक दबाव या प्रतिबंध, हत्या और छल या धमकी के अन्य रूप। सैन्य खतरों के माध्यम से अन्य देशों के घरेलू मामलों को बदलने की क्षमता के रूप में कठोर शक्ति आमतौर पर राष्ट्रों के मजबूती से जुड़ी होती है। यथार्थवादी और नव यथार्थवादी, जैसे कि जॉन मेयरशाइमर, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संतुलन के लिए ऐसी शक्ति के उपयोग के समर्थक है। जोसेफ नी सॉफ्ट पावर के प्रमुख प्रस्तावक और सिद्धांतकार है। सॉफ्ट पावर के साधनों में सांस्कृतिक मूल्यों पर बहस, विचारधारा पर संवाद, अच्छे उदाहरण के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास और आमतौर पर स्वीकृत मानवीय मूल्यों की अपील शामिल है। सॉफ्ट पावर का प्रयोग करने के साधनों में कूटनीति, सूचना का प्रसार, विश्लेषण, प्रचार और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है। दूसरों ने स्मार्ट पावर के क्षेत्र सहित सॉफ्ट और हार्ड पावर को संश्लेषित किया है। यह अक्सर सॉफ्ट से लेकर हार्ड तक स्टेटिक्राफ्ट टूल्स के समग्र स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के लिए एक कॉल है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.